हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने पढ़ी थी, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन थी दैट वर्क डन टू कैरी एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ऑफ फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। ये पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन थी। अब पहली बात आती है कि हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी of a charge in external electric field। मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर कोई चार्ज कैपिटल क्यू रखा है और हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम है कि हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता हो, क्योंकि हम अपनी डेफिनेशन से जानते हैं, पोटेंशियल की डेफिनेशन से, कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन। यानी 1 कूलम को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन होता है v। तो 2 कूलम को लाने में होगा 2v, 3 को लाने में होगा 3v और q नॉट को लाने में होगा q नॉट v। तो अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं, तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी पॉइंट पर चार्ज रखते हैं q नॉट, तो वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है q नॉट v। v उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फील्ड। और वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि वोल्ट पोटेंशियल जो है वो फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक है। तो कहीं अगर फील्ड इस्टेब्लिश हुआ है तो वहाँ पोटेंशियल होगा, और लास्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। दूसरी चीज है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, जो इससे r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। हमें इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम ये मान लें कि Q1 का फील्ड था और Q1 के फील्ड में हमने Q2 को इन्फिनिटी से लाकर रखा। तो अगर हम r डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर सपोज Q1 की वजह से पोटेंशियल निकाल लें, हम निकाल लें पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1। तो हमें पहले से ही पता है कि पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए होता है K Q1 अपॉन R। अब हमने इसमें Q2 को इन्फिनिटी से लाकर रख दिया, तो वो पोटेंशियल मतलब क्या होता है? 1 कूलम को इन्फिनिटी से P तक लाने में वर्क है। तो 1 कूलम को लाने में V हुआ, तो 2 को लाने में 2V, 3 को लाने में 3V और Q2 को लाने में Q2V। तो अगर हम निकालें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ Q1 एंड Q2, तो आप Q2 को लेकर आए इन्फिनिटी से पॉइंट P तक, तो उसमें आपने इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपके पास Q2V। मतलब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गई कि Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। हम इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं। हमें पता है कि सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो गई कि Q1 Q2 अपॉन R। तो अब पहली बात जो मुझे लगती है वो ये कि अगर Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव कब आया होगा? तो दिमाग की बत्ती जलाएं, ये पॉजिटिव तब आया होगा जब Q1 और Q2 के साइन सेम होंगे। क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आया होगा, और दोनों नेगेटिव होंगे तो भी मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आया होगा। और लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपल्शन। इसलिए अगर ये पॉजिटिव होगा तो K और R तो पॉजिटिव था ही। तो अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वहां रिपल्शन होगा। सो इफ पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, मतलब वहां पर रिपल्सिव फोर्स होगा। तो अगर हमें कोई ग्राफ में दिखाता है और हमें पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव मिल जाती है,
तो हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर दो चार्ज की पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि वो लोग एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव तभी आएगी जब Q1 Q2 के साइन सेम होंगे, वेदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव, वो सेम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि अगर Q1 Q2 लेस देन जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। दिमाग की बत्ती जलाएं कि ऐसा कब होगा, तो ऐसा तब होगा जब Q1 Q2 अनलाइक चार्ज होंगे। अगर Q1 Q2 अनलाइक चार्ज होंगे तो ऐसा हो जाएगा, और अगर अनलाइक चार्ज होंगे तो वो तो अट्रैक्ट करते होंगे। तो हमें पता चल गया कि जब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी तो अट्रैक्शन होगा, और जब जब ये पॉजिटिव आएगी तो रिपल्शन। मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि फोर्स रिपल्सिव है। जैसे ही आप उन चार्ज को छोड़ेंगे, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज हैं पास पास हैं, जैसे ही आप उनको छोड़ेंगे वो अपने आप दूर चले जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है और सपोज वो 10 जूल्स है, तो इसका मतलब है कि जैसे ही आप वो सिस्टम को रिलीज करोगे आप 10 जूल वर्क ऑब्टेन कर सकते हो, क्योंकि वो चार्ज अपने आप सेपरेट होंगे और आप उतना वर्क ऑब्टेन कर लोगे। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि -10 जूल है। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी -10 जूल है। इसका फिजिकल मीनिंग है कि किसी को -10 जूल वर्क करना पड़ेगा इनको इन्फिनिटी तक छोड़ कर आने में, मतलब इनको सेपरेट करने में। देखिए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब वो अलग नहीं होना चाहते, आप उन्हें अलग करेंगे तो आपको उतना काम करना पड़ेगा जितनी उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो तो दूर जाना चाहते हैं, आप जैसे ही उन्हें छोड़ेंगे वो दूर चले जाएंगे, मतलब आप उतना वर्क प्राप्त कर लेंगे, उतना वर्क ऑब्टेन कर लेंगे। ये इसका फिजिकल मीनिंग है, एकदम सिंपल सा। हमें ये बात भी समझना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी को दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब हमने उस चार्ज के सिस्टम को असेंबल करने के लिए कितना काम किया। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब चार्ज को असेंबल करने के लिए हमने काम किया। नेगेटिव आ रहा है मतलब सिस्टम ने खुद खींच के उन चार्ज को वहां पर बुला लिया। जैसे मतलब अगर हम सोचते हैं कि ये Q1 चार्ज है, इसको यहाँ रखने में कितना काम हुआ, तो अगर यहाँ पहले से कोई फील्ड था ही नहीं तो Q1 चार्ज को रखने में काम हुआ 0। फिर इससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल था पहले से, तो हमें दूसरे चार्ज को रखना है, तो उसमें कितना काम हुआ, तो हम इसको इन्फिनिटी से लेकर आए, उसमें कितना काम हुआ साहब Q2V। इसलिए हमने जब इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो वो W1 प्लस W2 बराबर Q2V आ गई, जिसको हमने सॉल्व कर लिया वहां पे। तो मतलब हम सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि द वर्क डन रिक्वायर्ड टू असेंबल द चार्ज बाय ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब हम इन्फिनिटी से लेकर आए चार्ज को और वहां लाकर असेंबल कर दे, उसके लिए हमें कितना काम करना पड़ा। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब हमें काम करना पड़ा, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब सिस्टम ने काम कर लिया, मतलब हमें उन्हें अलग करने में काम करना पड़ेगा। ये इसका फिजिकल मीनिंग है। अब समझिए कि अगर एक सिस्टम में दो से ज्यादा पॉइंट चार्ज हो तो हम उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं, तो हम दो पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं, तो वहां जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं दो चार्ज के, उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमें ऐड करना पड़ेगी। एंड सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमें सिंपली अलजेब्रिक सम करना है। जैसे कि Q1 और Q2 एक पेयर है, तो यहाँ जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगी 1 और 2 की, फिर हमें लिखना पड़ेगी 2 और 3 की, और फिर हमें लिखना पड़ेगी 3 और 1 की। ऐसे ही 4 5 6 जितने भी चार्ज होते, हमें हर पॉसिबल पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ती। तो यहाँ पर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K Q1 Q2 और उनके बीच का गैप R12, फिर हो जाएगी K Q2 Q3 और उनके बीच का गैप R23,
फिर हो जाएगी K Q3 Q1 और उनके बीच का गैप R31। ये हो गई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। आप समझ सकते हैं कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, इसलिए दो दो चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी आए हम उनको सीधे ऐड कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव साइन उनके अपने आप होंगे ही, तो विद साइन उनको ऐड कर दे। यहाँ पे कोई वेक्टर वाला दिमाग लगाना ही नहीं है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड्स में ही डिफाइन होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए इस बात से कुछ अंतर नहीं पड़ता कि आप इन सारे चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक किस तरह से लेकर आए या किस रास्ते से लेकर आए। किस रास्ते से लेकर आए इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब केवल इससे है कि अभी करंट उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर इसका करंट कॉन्फ़िगरेशन ये है जो दिखाई दे रहा है, तो इसके पास एक यूनिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। आप कोई और कॉन्फ़िगरेशन कर दो, मतलब Q1 Q2 Q2 Q3 और Q3 Q1 के बीच में कोई और गैप कर दो आप, तो इसका एक नया कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और उसके साथ एक नई पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होगी। आप इन्फिनिटी से इस पोजीशन तक, इस कॉन्फ़िगरेशन तक, इस सिस्टम ऑफ चार्ज को किस पाथ से या कैसे लेकर आए हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि ये इसकी पोजीशन है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो करंट कॉन्फ़िगरेशन की ये पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या बढ़िया सिचुएशन है। मान लीजिए कि ये एक कोई बड़ा सा चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये एक कोई बड़ा सा चार्ज था और इसका यहाँ आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा। तो इस चार्ज के चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स मान लेता हूं मैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और बी पॉइंट का पोटेंशियल V2 है ड्यू टू दिस चार्ज। तो अब इस मेन चार्ज जो है, सोर्स चार्ज इसको हम बोल सकते हैं, बड़ा सा चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसका फील्ड तो बहुत तगड़ा फील्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अब इस फील्ड में अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ला के रखता हूँ Q1 और यहाँ एक पॉइंट चार्ज ला के रखता हूँ Q2, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम की, उसमें मुझे पहले तो Q1V तो करना ही पड़ा होगा फील्ड की वजह से, और Q2V वर्क करना पड़ा होगा फील्ड की वजह से। ये तो हो गया इस एक्सटर्नल फील्ड, इस सोर्स चार्ज के फील्ड की वजह से वर्क डन। अब ये दोनों जो पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच का भी जो कुछ गैप है, सपोज R12, तो इन पॉइंट चार्ज के सिस्टम की भी पोटेंशियल एनर्जी होगी जो होगी K Q1 Q2 अपॉन R1। इस तरह अगर हम दो पॉइंट चार्ज को किसी बाहर बड़े फील्ड में ले जाकर रखते हैं, तो उस फील्ड की वजह से भी हर चार्ज की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, एज वेल एज उन दोनों चार्ज के सिस्टम की भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इनको ऐड करके हमारे पास उस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की, उस पूरे सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी आएगी। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, नो डाउट एसआई सिस्टम के हिसाब से जूल तो यूनिट होती ही है एनर्जी की, लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज करते हैं, ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको भी यूनिट की तरह यूज करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा यूज होने वाली यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे समझ सकते हैं? सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूं डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई दो पॉइंट है ए और बी, जिनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 वोल्ट। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाता हूं, तो इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा? इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा Q टाइम्स डेल्टा V, और डेल्टा V 1 है और Q E है। तो अगर हम इसमें वैल्यू रख दे तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1
मीन्स डेल्टा यू बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसी को कॉमनली हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी gained or lost by an electron in moving through a potential difference of 1 volt। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेगा जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो ऐसा करने में वो जितनी एनर्जी गेन या लूज कर देगा उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। और कन्वर्जन सिंपल है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हम समझ ही गए हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी एज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे। तो क्वेश्चन है कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसके वर्टेक्स पर 3 चार्ज रखे हुए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है डी। मैं यहाँ पर 1 2 3 3 पॉइंट ले लेता हूँ ताकि मुझे कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी रहे। अब मुझे 3 चार्ज का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 और 2 के बीच में, फिर 2 और 3 के बीच में, फिर 3 और 1 के बीच में। अब मैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूं तो कि 1 और 2 पर जो चार्ज रखे हैं वो Q और Q हैं, उनके बीच का गैप D है। फिर सेम Q और Q चार्ज 2 और 3 पर रखे हैं, गैप भी D है। सेम Q और Q चार्ज 3 और 1 पे रखे हैं, गैप भी D है। तो कुल मिला के मेरे पास आंसर आ गया 3kq² D। ये मेरे पास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली है, वो ये कि अभी तो इन्होंने हमसे पूछा कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो हमने तीनों चार्ज को इन्वॉल्व कर लिया। अगर ये हमसे पूछते फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q2 इज इक्वल टू Q, यानी कि ये सिर्फ सेकंड वर्टेक्स पर 2 वर्टेक्स पर जो चार्ज रखा है Q, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछते। तो अब हम क्या करते हैं, तो 3 चार्ज, लेकिन बताना केवल सेकंड वर्टेक्स पर जो रखा है 2 जो रखा है उसकी बताना। तो हमें 2 की पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए U12 लेना पड़ता और U23 लेना पड़ता, 31 नहीं लेते, क्योंकि हमें केवल 2 के इंटरेक्शन से बनने वाली एनर्जी चाहिए। इसलिए आता हमारे पास KQQ/D और KQQ/D, कुल मिलाकर हो जाता 2kq²/D। सोचिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। यहाँ पर एक स्क्वायर गिवन है जिसके वर्टेक्स पर 4 चार्ज रखे हुए हैं, जिनमें से 3 पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव है। स्क्वायर की साइड है D और इसका डायगोनल होगा √2D। क्योंकि यहाँ पर 4 चार्ज हैं, इसलिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए साइक्लिक ऑर्डर में 1 2 2 3 3 4 और 4 1 तो लिख ही लेना चाहिए। इसके अलावा इनके डायगोनल्स के भी रिलेशन है, तो हमारे पास 1 3 और 2 4 भी आ गया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये सही है कि नहीं, तो आप देखिए 1 2 3 1 2 के साथ भी आ रहा है, 1 3 के साथ भी आ रहा है, 1 4 के साथ भी आ रहा है। ऐसे ही आप चेक करेंगे तो आपको 2 भी मिल जाएगा, 2 1 के साथ भी आ रहा है, 3 के साथ भी आ रहा है, 4 के साथ भी आ रहा है। ऐसे ही आप 3 को चेक करेंगे तो 1 के साथ भी मिल जाएगा, 2 के साथ भी मिल जाएगा, 4 के साथ भी मिल जाएगा। 4 को चेक करेंगे तो 1 2 3 तीनों के साथ मिल जाएगा, मतलब सारे कॉम्बिनेशन बन चुके। अब अगर हम ध्यान दें तो अगर हम 1 और 2 दोनों चार्ज को देखें तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए आएगा KQQ/D। इसी तरह 2 और 3 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो आएगा KQQ/D। फिर हमें देखना है कि 3 और 4 में 4 नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव है, इसलिए आएगा KQ-Q/D। फिर इसी तरह हम 4 और 1 को देखेंगे तो 4 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, इसलिए आएगा K-QQ/D।
अभी तक हमने 4 टर्म लिखी हैं और जिनमें से 2 पॉजिटिव हैं और बाकी की 2 आइडेंटिकल हैं पर नेगेटिव है, तो यहाँ तक का एक्सप्रेशन तो 0 दे रहे हैं। अब हम 1 और 3 को देखते हैं। तो U1 और 3 देखेंगे, U1 और 3 देखेंगे तो 1 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच का सेपरेशन है √2d, इसलिए ये हो जाएगा KQQ/√2d। इसी तरह अगर आप 2 और 4 देखेंगे तो 2 पॉजिटिव है लेकिन 4 नेगेटिव है और दोनों के बीच का सेपरेशन फिर √2d है, इसलिए ये हो गया KQ-Q/√2d। ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फिर से एक सिस्टम ऑफ चार्ज दिया है जिसमें 2 नेगेटिव चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक लाइन में रखे हुए। तो मैं इसमें फिर से लिख लेता हूँ, मैं फिर से इनको नंबरिंग कर देता हूँ 1, 2 और 3। अब मेरे को सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी U12, U23 और U31 से। ध्यान दीजिए 1 और 2 में जो चार्ज है उनमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है। 2 और 3 में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है और इनके बीच का सेपरेशन भी R है। पर जब हम 3 और 1 की बात कर रहे हैं तो 3 और 1 में दोनों चार्ज नेगेटिव है, एज वेल एज दोनों के बीच का सेपरेशन भी 2R है। देखिए ध्यान से, इस तरह हमारे पास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -KQ²/R -KQ²/R प्लस KQ²/2R। तो ये हो जाएगी -2KQ²/R प्लस KQ²/2R। अगर मैं इससे KQ²/R कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा -2 + 1/2, तो ये हो जाएगा -3/2 KQ²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज कैपिटल Q। इस कैपिटल Q चार्ज की वैल्यू पता करना है अगर इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0। तो मैं फिर से यहाँ पर बोल देता हूँ कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने बताई है 0, हमारे हिसाब से होती है वो U12, U23, U31, ये 0 आना चाहिए। अब अगर हम U1 और 2 की बात करें तो वो होगा K कैपिटल Q स्मॉल q, दोनों के बीच का सेपरेशन है √2x प्लस K। 2 और 3 की बात करें तो स्मॉल q और इनके बीच का सेपरेशन है x। फिर 3 और 1 की बात करें तो K कैपिटल Q स्मॉल q और दोनों के बीच का सेपरेशन है x, बराबर होना चाहिए 0। इसमें से हम स्मॉल q वाला जो टर्म है अकेला वो उस तरफ ले जाते हैं और हम यहाँ से K इन दोनों में से K कैपिटल Q स्मॉल q कॉमन ले लेते हैं और x भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1/√2 + 1। सामने इसको ले जाएं तो ये हो जाएगा -K स्मॉल q अपॉन x। इस तरह K भी कैंसिल आउट हो गए, एक स्मॉल q भी कैंसिल आउट हो गए और x भी कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास कैपिटल Q इंटू 1 + √2 अपॉन √2 बराबर -q है। कैपिटल Q बराबर हो जाएगा -√2q अपॉन 1 + √2। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हम वर्क डन के बारे में जानते क्या हैं। तो हम वर्क डन के बारे में जानते हैं कि एक तो वर्क डन होता है अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है R1 से R2 तक। ये हम वर्क के बारे में जानते हैं।
एज वेल एज वर्क और एनर्जी में अगर हम रिलेशन देखें तो किसी सिस्टम पर लगने वाले जितने भी फोर्स हैं सब ने मिलाकर जो काम किया होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। लेकिन सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पूछा जाए तो वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और अगर सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पूछा जाए तो वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक के बराबर होता है। ये हमें पहले से ही समझ है कि अगर हमसे कोई वर्क कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो हम पहले इंग्रेडिएंट चेक करते हैं कि क्या उसने ये बोला है कि इस फोर्स का वर्क बताइए, क्या वो फोर्स दिया है, करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट दिया है। फिर हम चेक करते हैं कि क्या वो फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर वो फोर्स कांस्टेंट है तो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करते हैं। मान लीजिए फोर्स गिवन ही नहीं है तो फिर हम देखते हैं हमसे पूछा क्या है, क्या उस सिस्टम के सारे फोर्स ने मिला के जो वर्क डन किया वो पूछा है, तो हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करके बता दें। अगर हमसे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पूछा है तो हम नेगेटिव वैल्यू ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता दें। अगर हमसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पूछा है तो हम चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बता दें। ये हमारा थॉट प्रोसेस है इसको करने का। अब समझिए कि हमारा पहला केस है दैट इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई से दिया जा रहा है, क्यू नॉट ई से दिया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है। तो हम जानते हैं कि वर्क डन बाय फील्ड, फील्ड वाला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी क्यू नॉट ई डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी क्यू नॉट ई डी कोस थीटा, जहां पर इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा थीटा। तो ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन ये वहीं लगाया जा सकता है जहां फील्ड यूनिफॉर्म हो, क्योंकि देखिए ये फोर्स कांस्टेंट तभी होगा जब ये फील्ड यूनिफॉर्म हो। मतलब आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। अब मान लीजिए फील्ड वेरिएबल है, इफ एफ ई एक वेरिएबल फोर्स है, चाहे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, चाहे इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या दोनों चेंज हो रहे हो, तो आप वर्क डन बाय फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ई तो डी आर, आर वन से आर टू तक लिमिट लगा के। अब मान लीजिए कि आपको फील्ड और फोर्स तो दिया ही नहीं गया, आपको केवल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दी गई है। तो अपन को तीसरी बात चमकना चाहिए कि सिंस एफ ई इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि एफ ई एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए वर्क डन बाय फील्ड नेगेटिव वैल्यू ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा, यानी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होगा। मतलब क्यू वी इनिशियल क्यू वी फाइनल, मतलब क्यू नॉट वी इनिशियल माइनस वी फाइनल हो जाएगा। इस तरह से हम फील्ड का किया हुआ वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक सिचुएशन अगर इमेजिन करें, मान लीजिए कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल है 20 वोल्ट और पॉइंट बी पर पोटेंशियल है -20। अब हम जानना चाहते हैं कि हम यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड वर्क डन बाय फील्ड टू कैरी 5 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक 5 कूलम चार्ज को लेकर जाना है, तो हमें वर्क डन बताना है। ठीक है, किसका वर्क डन पूछ रहे हैं? फील्ड का। वो होता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ क्यू नॉट डेल्टा वी। डेल्टा वी में फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है, क्यू नॉट बी तक लेते जा रहे हैं तो वी बी माइनस वी, माइनस क्यू नॉट मतलब 5 हो गया, वी बी मतलब -10 हो गया, और ये -20 हो गया, तो वो -30 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस 150 जूल वर्क डन हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड वर्क डन बाय फील्ड टू कैरी 10 कूलम चार्ज फ्रॉम बी टू ए।
अब हमारा फाइनल पॉइंट है ए और इनिशियल पॉइंट है बी और फील्ड का वर्क डन निकालना है। तो फील्ड का वर्क डन होगा क्यू नॉट माइनस वाला फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल। ये हो गया माइनस, ये 10 कूलम दिया था, ए पर पोटेंशियल 20 माइनस माइनस 10, तो ये हो गया माइनस का 300 जूल्स। क्वेश्चन है फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू मेक द सेपरेशन बिटवीन चार्ज डबल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। मतलब यहाँ पर हमारे पास ये चार्ज दिए हुए थे क्यू क्यू क्यू, सेम चार्ज थे तीन। हमें इनके बीच में जो सेपरेशन था वो एक्स एक्स और एक्स था, ट्राइंगल के वर्टेक्स पर रखे थे। हमें ये सेपरेशन 2x 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 कर देना है और इसमें वर्क डन एक्सटर्नल एजेंसी ने कितना किया ये बताना है। देखिए कभी भी एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन पूछा जाता है तो एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन में दिया गया है कि रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, रेस्ट पे खत्म करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो नहीं रहा, तो हमें निकालना पड़ेगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही आंसर होगा। तो इसलिए अगर हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें सिस्टम की और उसमें से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की सबट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आंसर आ सकता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए सभी जो चार्ज हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और हर दो चार्ज के बीच का सेपरेशन भी सेम है। इसलिए अगर मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो कोई भी दो चार्ज का पेयर ले लें हम तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है के क्यू क्यू अपॉन 2x और इस सिस्टम में ऐसे तीन पेयर है, तो ये हो गई हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो के क्यू क्यू अपॉन एक्स एक पेयर के लिए आ रही है और ऐसे तीन पेयर हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो मान लेते हैं कि हमने 3k क्यू स्क्वायर और x कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2। सो फाइनल आंसर आ गया माइनस 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स। ये हमारे पास एक्सटर्नल वर्क डन आ गया। अब हम सोचकर देखते हैं कि ये एक्सटर्नल वर्क डन नेगेटिव क्यों आया। देखिए सारे लाइक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इन्हें छोड़ दें तो ये इन्फिनिटी तक जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बाहर से जिसने भी इन्हें पकड़ रखा होगा वो इनको रोक रहा होगा, मतलब हम नेगेटिव वर्क कर रहे होंगे क्योंकि हम इस काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रोक रहे होंगे। इसलिए सिस्टम चाहता होगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल जाए और हम उसे रोक रहे होंगे, इसलिए हमने नेगेटिव काम किया। ठीक इसी समय अगर कोई हमसे पूछ लेता कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर कोई हमसे पूछ लेता कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो हम सभी जानते हैं कि हम निकालते नेगेटिव वैल्यू ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम पहले ही निकाल के आए, तो माइनस हो जाता माइनस 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स। इसलिए ये आंसर आ जाता 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स। ये इन्होंने पूछा तो नहीं था, ये तो अपन ने निकाल लिया, अपन सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो जितना काम किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने उतना ही काम किया एक्सटर्नल एजेंसी ने, इसलिए नेटवर्क कितना हुआ जीरो, और इसीलिए तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो कौन कौन से फोर्स थे, एक तो बाहर वाला था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का था। इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना प्लस का किया बाहर वाले ने उतना माइनस किया, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन टू शिफ्ट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट डी along the given path starting from rest to finishing at rest। ओके, यहाँ देखेंगे तो ए बी सी डी चार पॉइंट हैं जिनमें से ए बी और सी पर कुछ चार्ज रखे हुए हैं, जिनमें से जो बी वाला चार्ज रखा हुआ है उसको हमें इस सर्कुलर ट्रैक से ले जाते हुए डी पे पहुंचाना है। हमें ये बताना है कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स कितना काम करेगा। चलिए कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाथ से कुछ मतलब नहीं रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का किया गया वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट नहीं होती है। सबसे पहली बात सॉल्व करके देखते कैसे होता है।
ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सोचे कि अगर हमें एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन निकालना है तो वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन में ही लिख दिया गया है रेस्ट से शुरू करते हैं, रेस्ट पर समाप्त करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो नहीं रहा, तो हमें केवल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकालना। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम तीनों की पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालें, फिर फाइनल निकालें, फिर सेपरेट करें, आप वैसे भी कर सकते हैं। पर मेरे को क्या लगता है कि ये जो ए और सी पर चार्ज रखे हैं ना, ये तो जहां रखे वहीं रखे, ये तो जहां रखे वहीं रखे, इसलिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होने वाली है। तो जो कैपिटल क्यू मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, केवल उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने वाली है। तो मेरे को क्या लगता है कि अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और मैं कैपिटल क्यू की पोटेंशियल एनर्जी तब निकाल लूं जब वो डी पर है, और मैं कैपिटल क्यू की पोटेंशियल एनर्जी तब निकाल लूं जब वो बी पर है, तो यही उसकी इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जीज होंगी जो घटाने पर मेरे पास आंसर आ जाएगा। चलिए अगर मैं इमेजिन करूं कि ये यहाँ नहीं है, डी पर है, तो डी और ए के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 3L, प्लस जब कैपिटल क्यू डी पर है और सी पर नेगेटिव माइनस क्यू है, तो के कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन एल। ये तो तब हो गई पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल क्यू वाले चार्ज की जब वो डी पर है। फिर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूं, अभी जब भी वो बी पर है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो अभी उसकी ए के साथ बन रही है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल, और सी वाले के साथ बन रही है के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन एल। माइनस साइन को अंदर ले जाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि सेकंड टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 3L माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल बच रहा है। अगर मैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल को कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1/3 माइनस 1, और तब ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 2/3 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय एल। ये इसको करने का एक तरीका हुआ। आप चाहें तो पूरे सिस्टम की पहली और आखिरी पोटेंशियल एनर्जी निकालिए और सब्ट्रैक्ट कर कर भी कर देखिए।